नमस्कार। इस गिरते हुए मार्केट में हमें क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग यही सोचते होंगे कि यदि इन्वेस्ट करना है तो कहाँ करें? अगर मैं किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देता हूँ, अगर वो फिर से गिर जाता है तो क्या करें? अगर मैं किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ, वहाँ पे मूवमेंट ही ना आए तो क्या करें? ये सारी जानकारी अगर आपको चाहिए होगी तो आपको एक काम करना होगा, सेक्टर वाइज एनालिसिस। कोई ना कोई स्टॉक कोई ना कोई सेक्टर में आता ही है, भले वो ऑटो हो, आईटी हो, मेटल हो, उसके साथ साथ बैंकिंग हो, कोई भी सेक्टर हो। अगर आपको पता चले कि ये सेक्टर कैसे परफॉर्म करने वाला है तो आप डेफिनेटली उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो भी उस सेक्टर में नंबर 1 2 3 4 मैक्स 5 में आता है। टॉप 5 स्टॉक कोई भी चूज करो, उसमें इन्वेस्ट करो, तभी आप विद कन्विक्शन बोल सकते हो कि ये स्टॉक बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोल इंडस्ट्री तो डिक्लाइन है ना, तो कोल इंडिया भले मुझे कितने भी परसेंटेज में लगे कि इसमें 90% बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स है, 80% बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स है, कैसे भी हो, बट वो इंडस्ट्री डिक्लाइन है, सेक्टर पूरा डिक्लाइन है, तो डेफिनेटली कोल इंडिया में इतनी ज्यादा ग्रोथ हमें नहीं देखने मिल सकती। हाइपोथेटिकल बात बोल रहा हूं। अगर कोई कंपनी डीजल इंजन बनाती है तो ऑटो सेक्टर में वो डीजल इंजन बनाने वाली कंपनी अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल में खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं करती है, डाइवर्सिफाई नहीं करती है, तो डिक्लाइन सेक्टर में इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। सो दैट इसमें दो टाइप के एनालिसिस बहुत जरूरी है। एक तो ग्लोबल एनालिसिस करना होगा और इंडिया का भी आपको एनालिसिस करना होगा। उसके साथ साथ आप डिसाइड कर सकते हो कि इंडिया में वो सेक्टर कैसे परफॉर्म करेगा और ग्लोबली कैसे परफॉर्म करेगा। तो ग्लोबली फिलहाल क्या चल रहा है? मेजर इशू ये है कि रशिया यूक्रेन वॉर, इस वजह से गैस और पेट्रोल डीजल या क्रूड ऑयल्स में इश्यूज आ रहे हैं। सब इश्यूज की जड़ वहीं पे है, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है। जैसे ही क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, हर तरफ आपको महंगाई दिखाई देगी, क्योंकि हर चीज ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तरीके से क्रूड ऑयल का यूज होता है। सपोज मुझे माउस बनाना है, इसमें बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स होंगे, चिप्स होंगी, ये प्लास्टिक की बॉडी होगी, बहुत सारे पार्ट यहाँ से वहाँ आपको लेके जाना होगा, उसका रॉ मटेरियल आपको यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करना होगा। सो हर एक चीज के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए लगता है क्रूड ऑयल। सो बेस क्रूड ऑयल अगर बढ़ता है तो हर एक चीज की प्राइस बढ़ते ही जाएगी। सो दैट महंगाई उसी वजह से बढ़ी है। तो यूएस और यूरोप में मेजर महंगाई हमें देखने मिल रही है, बिकॉज वहां पे क्रूड ऑयल के क्राइसिस हो रहे थे। सो अगर महंगाई बढ़ती है तो आपके यहाँ के सारे प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। अगर महंगाई बढ़ती है तो उसे कम करने के लिए आपको, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने होंगे। फेड ने बहुत सारी इंटरेस्ट रेट बहुत बार बढ़ाई है, इसीलिए महंगाई कंट्रोल में लाने की कोशिश जारी है, बट अब तक तो महंगाई बहुत ज्यादा कंट्रोल में नहीं आई। उसी वजह से मेजरली मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद कोई लोन लेना नहीं चाहता है, बिकॉज अगर हेवी रेट पे लोन मिल रहा है तो मैं लोन नहीं लूंगा। ये दो तीन फैक्टर की वजह से मार्केट में जो भी कंपनियां प्रोडक्ट बनाती है उसकी डिमांड कम हो रही है। अगर डिमांड कम होती है तो मैन्युफैक्चरिंग कम होगी, मैन्युफैक्चरिंग कम होगी तो कंपनी क्राइसिस में आएगी, बिकॉज सेल्स नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा है, इसीलिए जॉब कट्स होंगे। ये सारे इश्यूज है। उसके साथ साथ एसवीबी बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक, यहां पे भी आपको क्राइसिस देखने मिले, बैंकरप्ट हो गई, ऑलरेडी कंपनी बंद हो रही है। तो ऐसे केसेस में बैंकिंग सेक्टर कंप्लीट क्रैश हो रहा है। तो सबसे पहले एनालिसिस करते हैं आईटी सेक्टर का। आज हम दो सेक्टर देखेंगे, इसमें आपको पता चलेगा कि कौन सा सेक्टर आपके लिए बेटर होगा, कब आपको इन्वेस्ट वहां पे करना चाहिए, कितने दिन में, कितने महीनों में, कितने सालों में वहां पे ग्रोथ देखने मिल सकती है। ये सारी चीजें चार्ट के साथ साथ हम देखेंगे, फंडामेंटल्स भी। तो आईटी में सबसे मेजर इशू ये है कि एट्रेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, लोग छोड़ के जा रहे थे, नए लोग लाने पड़ रहे थे, बहुत सारी सैलरीज देनी पड़ रही थी, बट ऑलरेडी क्राइसिस चल रहा है। सो दैट नौकरियां जा रही है, आपको नौकरी से निकाला जा रहा है, क्योंकि कंपनी का अगर ओवरहेड्स कम करना है तो 100% आपको जॉब कट करने होंगे। अगर आप लोगों को निकालते हो तो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, ताकि आपके प्रॉफिट मार्जिन इंटैक्ट रहेंगे। नो डाउट थोड़े कम हो सकते हैं बिकॉज आपका प्रोडक्शन ड्रॉप हुआ है, बट उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए आपको जॉब कट करने होते हैं। अगर जॉब कट करोगे तो लोग मार्केट में आपको इजीली मिल जाएंगे, सो दैट एट्रिशन रेट कम हो जाएगा, यहां से वहां जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। बट ये जो मेजर इशू था वो तो हमें कम होते हुए देखने मिल रहा है। जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ रहे हैं,
बट आईटी सेक्टर में अगर आप लोन वाइज देखो तो आईटी सेक्टर में इतने ज़्यादा लोन्स नहीं है, बिकॉज वो इतना बड़ा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस नहीं है। जैसे कि आप पावर सेक्टर में जाओ तो बहुत ज़्यादा कैपिटल जरूरी है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाओ बहुत बड़ा कैपिटल रिक्वायर्ड है वहाँ पे, और प्रॉफिट मार्जिन्स भी बहुत कम रहते हैं। बट आईटी में वैसे नहीं है। सो इंटरेस्ट रेट का इतना बुरा हाल आईटी सेक्टर पे नहीं होगा। उसके साथ साथ अगर बिजनेस आईटी सेक्टर में कहाँ से आता है, अगर आप देखोगे तो मेजर बिजनेस आता है यूरोप और यूएस से। अगर वहाँ से बिजनेस आ रहा है तो वहाँ पे क्राइसिस भी चल रहे हैं। अगर वहाँ पे बहुत हेवी क्राइसिस है तो मेजरली प्रोडक्शन ड्रॉप होगा या सेल्स ड्रॉप होगा, किसका? आईटी सेक्टर का, क्योंकि सारा बिजनेस तो बाहर से आ रहा है। निग्लिजिबल कुछ परसेंट में, सिंगल डिजिट में बिजनेस इंडिया से आता है। यदि हम ये मान के चले कि इंडिया में बहुत ज्यादा क्राइसिस नहीं है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज या यूरोपियन या यूएस कंट्रीज, तो भी बिजनेस तो इंडिया से नहीं आ रहा है ना। बट एक फायदा है, जितनी इंडियन करेंसी डिप्रिशिएट हो जाएगी उतना ज़्यादा फायदा इस आईटी कंपनी को होता है, बिकॉज वो डॉलर में कमाते हैं, उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं। सो इंडिया में उनको बहुत बढ़िया मुनाफा होता है। फिलहाल आप देखो जिस प्रकार से यूएस यूरोप में क्राइसिस चल रहे हैं उसके हिसाब से अगर आप लास्ट क्वार्टर के आईटी सेक्टर के रिजल्ट्स देखो ना, मैं बहुत बढ़िया रिजल्ट्स उनको मानता हूं, क्योंकि मुझे लगता था कि ये निगेटिव जाएंगे। बहुत ज्यादा एनालिस्ट को लगता था कि ये हेवीली क्रैश हो जाएंगे, बट भले स्टॉक क्रैश हो बट उनके सेल्स फिगर बिल्कुल क्रैश नहीं हो रहे हैं। उनकी बैलेंस शीट इंटैक्ट है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। इवन टीसीएस ने तो 21,000 लोगों को हायर किया है यूएस में। सो उनको गवर्नमेंट ने अप्रिशिएट भी किया। लाखों लोगों को कुछ साल में उन्होंने हायर कर रखा है, सिर्फ टीसीएस की मैं बात कर रहा हूं। इतने बड़े लेवल पे वो खुद को और बढ़ा रहे। इसका मतलब क्या है, आगे अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आने वाले क्वार्टर का रिजल्ट भी बढ़िया निकला उनका तो 100% हम सोच सकते हैं कि आईटी सेक्टर में ग्रोथ होगी। बट आईटी सेक्टर में मुझे अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, एक ब्रेकडाउन मुझे यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुका है। ये ब्रेकडाउन उसकी रैली कंटिन्यू कर सकता है। जब मुझे इस रेंज में मिले तभी मैं इसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश कर सकता हूं। नियर टर्म्स में मुझे ये 27,000 की लेवल्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे ही इस लेवल पे वो आता है मैं 5 स्टेप इन्वेस्टिंग शुरू करूंगा, क्योंकि तब मुझे पता चलेगा कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है, नए कुछ क्राइसिस ऐड हो गए हैं क्या, नए कुछ इश्यूज है क्या, वो देख के हम डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है। बट फिलहाल यहाँ तक आने की संभावना है, और थोड़ा इसको क्रैश होने दो और थोड़ा नीचे आने दो, तब हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। अगला एनालिसिस हम करेंगे बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो एक बहुत बढ़िया ब्रेकडाउन हमें दिखाई दे रहा है। बट बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखो तो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से लोग सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बैंकिंग में एफडी करो या आप जो भी मतलब बॉन्ड्स वगैरह खरीदी करो, वहां पे आपको बहुत बढ़िया रिटर्न्स मिल रहे हैं। सो मैक्सिमम लोग सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट की तरफ भाग रहे हैं। इसका मतलब आपके पास इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। बट जो आप लेंडिंग कर रहे हो या जो भी आप लोन्स दे रहे हो, उस लोन पे इंटरेस्ट रेट भी बढ़ चुके हैं, सो दैट उसकी डिमांड कम हो रही है। अगर आप लोन दे नहीं पाओगे, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट की वजह से लोग ले नहीं पाएंगे, बट इन्वेस्ट तो करेंगे, एफडीज तो आएंगी। इतनी एफडीज आ रही है, लोन इतना ही जा रहा है आपका। इसका मतलब क्या है, सप्लाई और डिमांड में गैप देखने मिलेगा। इसका मतलब आपके प्रॉफिट मार्जिन्स घट जाएंगे। ऑलरेडी आपके जो भी लोन्स है वो लोन्स कम हो चुके हैं, बट आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो सेम है, क्योंकि बैंकिंग में आप लोगों को निकाल नहीं सकते, वो लोग परमानेंट होते हैं। उनकी सैलरीज यदि हेवी भी है तब भी आप आपके एम्प्लॉयज़ को इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते जैसे आईटी में जॉब कट किए जाते हैं। आज मैं 10,000 लोगों को निकाल रहा हूँ, 20,000 लोगों को निकाल रहा हूँ, वैसे आप बैंकिंग में नहीं कर सकते। जो पेरोल पे है, जो पेरोल पे नहीं है, मतलब जो परमानेंट जॉब नहीं कर रहे हैं, उनको आप हटा सकते हो, बट उनकी सैलरी बहुत कम होती है। यदि आप कैलकुलेट करें तो 100% में से 20% मैक्स कॉस्ट कर सकते हो जो नॉन परमानेंट पर्सन है। बट इसमें से भी सारे लोगों को आप निकाल नहीं सकते। आपको प्यून चाहिए, स्वीपर चाहिए, बाकी सारे जो छोटे मोटे आपके लिए काम करते हैं वो लोग तो चाहिए। सो मैक्सिमम आप यहाँ पे 5% को निकाल भी दोगे, इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा। आपको बड़े सैलरी वालों को ही निकालना होता है, बट ये पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। सो दैट आपकी फिक्स्ड कॉस्ट तो वैसी है, इसीलिए आपके जो प्रॉफिट मार्जिन्स है वो डिक्लाइन फेज में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। सो दैट बैंकिंग में कुछ आने वाले साल हमें खराब ही देखने मिलेंगे। यहाँ से अगर आप ब्रेकडाउन देखो तो इजीली 37,000 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं, और यहाँ से हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। फिलहाल अगर आप देखो तो यहाँ पे बाइंग की सलाह बिल्कुल मैं नहीं दूंगा, और बाय द वे जो भी मैं बता रहा हूँ ये एजुकेशन पर्पज के लिए बता रहा हूँ। बिल्कुल मैं बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो। सो
जैसे ही बैंकिंग में एक बड़ा रिफॉर्म आएगा, अब रिफॉर्म कब आएगा, ये रेपो रेट फिर से कम करना शुरू कर दे, अगर ये बढ़ाते हैं तो और ज्यादा बैंकिंग में क्रैश 100% हमें देखने मिलेगा। पिछले 3 से 4 महीने से मैं आपको बोल रहा हूं कि बैंकिंग में गड़बड़ होने वाली है, यहां से निकलना अपने फायदे का सौदा हो सकता है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं यहां से भी मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा, बैंकिंग वाले स्टॉक के बारे में बोल रहा हूं। सो दैट बी केयरफुल, अगर ग्रोथ भी होती है तो बहुत स्लो और स्टेडी होगी। अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैं कम से कम 5-6 महीने राह देखूंगा, आराम से सोचूंगा। अगर सेक्टर में ग्रोथ देखती है, अच्छे पॉजिटिव निर्णय लिए जाते हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए, तभी मैं इन्वेस्ट करने की कोशिश करूंगा। किसी स्टॉक की 1-2 पॉजिटिव न्यूज देख के मैं बिल्कुल इन्वेस्ट करने की कोशिश नहीं करूंगा। बाय द वे फंडामेंटल स्ट्रांग है ही बैंकिंग के, कोई उसमें दोहराई नहीं है मेरी, बट और अच्छे लेवल्स पे बैंकिंग मिल सकता है। सो मैं वेट एंड वॉच की कोशिश करूंगा। जैसे 37,000 तक आता है और 1-2 महीने जाने के बाद मैं 5 स्टेप इन्वेस्टिंग शुरू कर दूंगा, ताकि धीरे धीरे मेरे इन्वेस्टमेंट हो और आगे 4-5 महीने जाने के बाद, मतलब ओवरऑल 7-8 महीने के बाद कुछ अच्छे मूव्स बैंकिंग में देखने मिल सकते हैं। सो धीरे धीरे सिर्फ हमें बाइंग करना है और जैसे ही एक्यूमुलेशन हमारा पूरा हो, राह देखनी है एक अप ट्रेंड, अप मूव आने के लिए। वो सडनली और तुरंत आए ऐसे अगर आपको लगता होगा तो आप गलत हो। बाय द वे आपके पास डिमैट अकाउंट नहीं होगा तो जल्द से जल्द डिमैट अकाउंट ओपन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है और 1 महीने के लिए हमारे प्रीमियम ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, ताकि आप हमारे साथ डेली कुछ कमा सको स्टॉक मार्केट से। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।